हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सेंट्रल बैंक की। कल मैंने कमर्शियल बैंक की वीडियो डाल दी थी। आज मैं आपको सेंट्रल बैंक और उसके फंक्शन समझाने वाला हूँ। तो दोनों में बहुत इजी सा फ़र्क है। पता है आप सबको, आज की नॉलेज भी है, तो सबको ज़्यादातर नॉलेज इसके बारे में हो सकती है, ठीक है। लेकिन फिर भी कई बार सेंट्रल बैंक के फंक्शंस में आपको प्रॉब्लम आती है, तो ज़रूर इस वीडियो को देख लेना, समझ लेना, बहुत आसान लगेगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आपको कोई भी नोट्स किसी भी कमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग चाहिए, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल का लिंक आपको मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हमारे पास है सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक की नॉलेज रखो। इट इज़ रेफर्स टू द इफ अपेक्स बॉडी ऑफ द कंट्री। अपेक्स मतलब हायर अथॉरिटी ऑफ द कंट्री दैट कंट्रोल, ऑपरेट एंड रेगुलेट द एंटायर सिस्टम ऑफ द बैंकिंग। जितना भी बैंकिंग सिस्टम है पूरी कंट्री का, ये जो बैंक है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है, ऑपरेट करता है एंड रेगुलेट भी करता है। इसके अलावा इट इज़ अ सोल एजेंसी टू इशू द नोट्स इन द कंट्री। ये भी आप सबको पता है कि नोट्स इशू करने के लिए ओनली बैंक कौन सा है, दैट इज़ सेंट्रल बैंक। इट इज़ नोन एज द अपेक्स बॉडी एज इट ऑक्यूपाई द टॉप पोजीशन। मैंने अभी कहा इसे हम अपेक्स बॉडी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये टॉप पोजीशन एक बैंकिंग में अपने ऊपर रखता है, यानी ये टॉपेस्ट पोजीशन पे है इसलिए। इन इंडिया आरबीआई को हम सेंट्रल बैंक कहेंगे और कहते आ रहे हैं, और आपको सबको पता है। और जो आरबीआई है वो कब और कैसे सेटअप हुआ ये आपको पता होना चाहिए। 1 अप्रैल 1935 में वो क्या हुआ, सेटअप हुआ अंडर द एक्ट ऑफ आरबीआई 1934। इट ऑपरेट इन पब्लिक इंटरेस्ट। ये पब्लिक इंटरेस्ट में ज़्यादा काम करता है, जबकि जो कमर्शियल बैंक है वो प्रॉफिट मोटिव के ऊपर ज़्यादा काम करता है। इसमें कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं होता। और लास्ट आता है, इसे गवर्नमेंट चला सकती है, इसलिए हम इसे गवर्नमेंट बैंक भी कह सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, ये तो हमारी नॉलेज हो गई सेंट्रल बैंक की। अब इसके अलावा देखो, इसके अलावा अब हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है, दैट इज़ इसके फंक्शंस। तो मेनली फंक्शंस जो हैं वो 7 मैंने तैयार किए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट जो फंक्शंस हैं, ये आपको सेपरेट क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार। तो हर एक फंक्शन की अपनी अपनी इम्पॉर्टेंस है अपनी जगह के ऊपर, तो उसे बहुत अच्छे और ध्यान से समझना है, ठीक है। चलिए, नंबर 1 है इशूइंग ऑफ नोट्स। ये हमने ऊपर भी अभी पढ़ा कि सबसे पहला फंक्शन सेंट्रल बैंक का ही क्या है, कंट्री में नोट्स को इशू करना। मतलब सेंट्रल बैंक के पास ओनली एक ऐसा बैंक है जिसके पास राइट है इशू करने का, नोट्स को, नए नए नोट्स को बनाने का, और मोनोपली है इसके पास ओनली फॉर द नोट्स ऑफ द कंट्री। मतलब क्या है, जो कॉइन्स होते हैं वो अलग से एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, इंस्टीट्यूशन है, वो इशू करती है, यानी जितने भी कॉइन्स हैं वो बनाती है। जबकि जो पेपर करेंसी है वो सेंट्रल बैंक का काम है, वो आजकल सेंट्रल बैंक बनाती है। तो ओनली मोनोपली किसके हैंड में है, सेंट्रल बैंक है, और उसका ये मेन फंक्शन है क्या करना, नोट्स को इशू करना, ठीक है जी। ये सबसे पहला हो गया। दूसरा आता है बैंकर टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए बैंकर का काम करता है कैसे, इट एक्ट एज अ बैंकर, एजेंट, एडवाइज़र एंड फाइनेंशियल एडवाइज़र टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये ओनली बैंकर नहीं, एजेंट या एडवाइज़र का काम भी करता है एक गवर्नमेंट के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए या फिर स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी आप कह सकते हो। एज द बैंकर ये क्या करता है, इट प्रोवाइड द सर्विसेज टू द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट को कुछ सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। ये करंट अकाउंट भी मेंटेन करता है, कैश बैलेंसेस का, ताकि पता चलता रहे कितना कैश बैलेंसेस हमारी कंट्री के अंदर रह रहा है और कितने की हमने ज़रूरत रेगुलर ट्रांजेक्शन्स करनी है। एज एन एजेंट ये क्या करता है, रिसिप्ट्स मतलब एक्सेप्ट करता है रिसिप्ट्स को और पेमेंट भी करता है, ठीक है जी। और इट ऑल्सो गिव्स लोन, ये लोन या एडवांसेस भी देता है गवर्नमेंट को फॉर द टेम्पररी पीरियड। तो ये सारे काम जो भी गवर्नमेंट के करने होते हैं गवर्नमेंट के लिए ईजी कर देता है बैंक, इसलिए हम इसे बैंकर टू द गवर्नमेंट भी कह देते हैं, ठीक है। याद रखना है ये चीज़ें को। अब आता है हमारे पास बैंकर्स बैंक। अब बैंक का भी तो बैंक है जिसे हम बैंकर्स बैंक कहेंगे, यानी सेंट्रल बैंक को हम बैंकर्स बैंक भी कहेंगे, यानी ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है जो अदर फंक्शंस मतलब अदर बैंक भी करते हैं। मतलब अदर बैंक का जो काम है ये उससे ऊपर भी वो सारे काम इकट्ठे कर लेता है। देयर आर मैनी कमर्शियल बैंक्स, आपको भी पता है पूरी कंट्री में बहुत सारे कमर्शियल बैंक्स हैं, तो उनको कंट्रोल करना, उनको
मतलब उनको हैंडल कैसे करना, उसको ऑपरेट कैसे करना, ये पूरा का पूरा हैंड किसके ऊपर है, मतलब पूरा का पूरा कौन करता है, सेंट्रल बैंक ही करता है। उसकी ये मोनोपोली है कि हर बैंक के ऊपर काम करना, नज़र रखना, सुपरवाइज करना। तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, दैट इज़ बैंकर्स बैंक। नेक्स्ट आता है सुपरविज़न। अभी मैंने बात करी थी सुपरविज़न करना, तो बैंक जितने भी काम करता है कमर्शियल बैंक, ये उसकी क्या करता है, सुपरविज़न भी करता है। यानी सुपरविज़न ऑफ द बैंक मे बी रिलेटेड टू देयर लाइसेंसिंग, ब्रांच एक्सपेंशन, लिक्विडिटी और वाइंड अप। ये किसके रिलेट हो सकती है, ये लाइसेंसिंग के रिगार्डिंग, ब्रांच के रिगार्डिंग, एक्सपेंशन या लिक्विडिटी के रिगार्डिंग हो सकती है स्पेशली। तो सुपरविज़न इन सब के रिगार्डिंग बैंक का करना काम होता है। सेंट्रल बैंक इन सबको टाइमली इसलिए करता है ताकि कोई कमर्शियल बैंक का कोई काम रह ना जाए और किसी पब्लिक को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है लेंडर टू द लास्ट रिजोर्ट। अब ये इसका मतलब क्या है, ये ध्यान से समझना है। लेंडर टू द लास्ट रिजोर्ट मतलब एक आखिरी दाव तक आपके साथ रहने वाला बैंक। यानी अगर किसी केस में कमर्शियल बैंक के पास पैसा ख़त्म हो जाता है और वो अपनी लाइबिलिटीज़ या अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को मीट आउट नहीं कर सकता, तो उस केस में जो सेंट्रल बैंक है वो उसे लोन देकर और या फिर एडवांसेस देकर उस चीज़ की उनको मदद करता है ताकि वो बैंक डूब ना जाए और लोगों का पैसा बचा रहे। और जब उनके पास पैसे आएंगे वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे उनसे पैसे लोन के वे में, इंटरेस्ट के वे में बाद में ले लेते हैं। तो एक तरीके से अगर किसी बैंक के डूबने के चांसेस हैं तो सेंट्रल बैंक उसे लेंडर टू द लास्ट रिजॉर्ट मतलब आखिरी दाव तक फेल नहीं होने देता, उनकी सारी फाइनेंशियल कंडीशंस को मीट करने की कोशिश करता है ताकि वो बैंक चलता रहे। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्लियरिंग हाउस। अब ये क्लियरिंग हाउस क्या होता है, देखो, एज सेंट्रल बैंक होल्ड द कैश रिजर्व ऑफ ऑल कमर्शियल बैंक। आपको भी पता है कि कमर्शियल बैंक का कुछ हिस्सा, कुछ कैश रिजर्व सेंट्रल बैंक के पास होता है। उसके बारे में भी हम जैसे बैंक रेट या मतलब CRR के नाम से जानते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्रेडिट कंट्रोल सप्लाई कैसे करती है सेंट्रल बैंक उसके बारे में भी समझाऊंगा। ठीक है, तो इसमें आपको क्या है कि कमर्शियल बैंक अपना कुछ कैश रिजर्व सेंट्रल बैंक के पास रखता है, इसीलिए सेंट्रल बैंक को ये ईजी हो जाता है एज अ वर्क ऑफ क्लियरिंग हाउस। मतलब हर चीज़ को अच्छे से क्लियर करना, कोई चीज़ बची ना रहे। ऑल कमर्शियल बैंक हैव देयर अकाउंट विद सेंट्रल बैंक। जैसे हमारे अकाउंट कमर्शियल बैंक के पास है वैसे ही सारे कमर्शियल बैंक के अकाउंट सेंट्रल बैंक के पास होते हैं ताकि किस कमर्शियल बैंक का हाल कैसा चल रहा है वो टाइमली सेंट्रल बैंक को पता चलता रहे। ऑल कमर्शियल बैंक मतलब देयरफॉर द सेंट्रल बैंक कैन ईजिली सेटल द क्लेम्स। इस तरीके से अगर अकाउंट उनके पास होंगे तो उनको पता होगा कब कौन सी लाइबिलिटी और कब कौन सी एसेट्स उनके पास, कितनी बैंक में ज़्यादा है कितनी कम है, ये सारी चीज़ें उनके बारे में पता चलेंगी। डेबिट क्रेडिट वो आइटम्स उन चीज़ों को ऐसे ही एडजस्ट करके सही करेंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। डन, चलिए नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्या आता है, कस्टोडियन टू द कैश रिजर्व। अब ये कस्टोडियन क्या होता है, कमर्शियल बैंक आर रिक्वायर्ड टू कीप सर्टेन प्रोपोर्शन ऑफ द डिपॉजिट नोन एज CRR विद सेंट्रल बैंक। मैंने अभी कहा इन दिस वे सेंट्रल बैंक मतलब एक तरीके से CRR का काम जो कर रहा है वो क्या होता है, उसके लिए कस्टोडियन मतलब कुछ पैसा उनके लिए रिजर्व में रख लेता है ताकि आने वाले टाइम पीरियड में कमर्शियल बैंक का जितना भी पैसा रिजर्व में रखा हुआ था वो सेंट्रल बैंक उन्हें दे के उनकी मदद कर सके टाइमली। ठीक है, उनका पैसा ही एज अ रिजर्व उनको ही वापस अगर किसी प्रॉब्लम में आ जाए तो उनको मदद करना, ये होता है कस्टोडियन टू द कैश रिजर्व। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो में दोस्तों बस आपको मैंने सेंट्रल बैंक और उसके फंक्शंस डिटेल में समझा दिए हैं। तो कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक दोनों टॉपिक हो गए। अब RBI यानी सेंट्रल बैंक कैसे क्रेडिट कंट्रोल करता है अपनी कंट्री के अंदर, क्रेडिट की सप्लाई को कंट्रोल करना या मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, उसके कुछ मेथड्स हैं क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा दोस्तों। तो वेट करिएगा उस वीडियो का। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो समझ आ गई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल भी ओपन है, वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।